हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। इट इज़ रिटन बाय अनीस जोंग। ये जो लेसन है ये चाइल्ड लेबर के बारे में है। चाइल्ड लेबर मीन्स बाल श्रम। दो इसके अंदर स्टोरीज हैं दो बच्चों की, जो राइटर ने बताई है इसके अंदर, जिसके थ्रू उन्होंने चाइल्ड लेबर के बारे में बताया है। ओके, तो अब इसका इंट्रोडक्शन हम एक बार देख लेते हैं अबाउट द लेसन। Anish Jung is a female writer, okay, and she experienced some stories about child labor. Okay, about the lesson. Anish Jung is a renowned Indian scholar and poet, and she has worked as journalist and editor for major newspaper in India and abroad. She is noted especially for her lively and vivid descriptions. Okay. लॉस्ट स्प्रिंग में इन्होंने क्या लिखा है? लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जुंग depict miserable and deplorable conditions of the family. दुखी और दयनीय स्थिति जो है कुछ परिवारों की, that lead a life of deprivation in the vicious circle of exploitation. जो कैसी लाइफ जी रहे हैं? deprivation की. deprivation मतलब अभाव की, गरीबी की. in the vicious circle, जिसका गरीबी का और शोषण के कुचक्र में जीने को मजबूर है. due to poverty. poverty means गरीबी, गरीबी के कारण, and lack of education. गरीबी है इसलिए, लैक मीन्स होता है कमी, एजुकेशन की भी कमी है, अभाव है उनके पास, इसलिए उनका लगातार एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है. शी फोकसेस ऑन द चिल्ड्रन हु आर doing menial and hazardous tasks to supplement the income of their families. Okay. क्या फोकस किया है? बेसिकली थीम ये है इस लाइन में, चिल्ड्रन पे फोकस किया है जो मीनियल वर्क कर रहे हैं. मीनियल मतलब नौकर की तरह, जैसे कि टी स्टॉल पे काम करना, है ना. एंड हजार्डियस टास्क. हजार्डियस मतलब डेंजरस, खतरनाक टास्क कर रहे हैं. और वो क्यों करते हैं? अपने परिवार को एक सप्लीमेंट इनकम देने के लिए, अतिरिक्त आय देने के लिए. मोस्ट ऑफ देम कम टू वेरियस डिजीजेस बिफोर अटेनिंग देयर यूथ. मतलब जब बड़े होते होते वो बच्चे कई खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं. ओके, क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं, इसीलिए तो उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही डिप्लोरेबल है, दयनीय है. अब कौन सी दो स्टोरीज हैं हम पढ़ते हैं इस लेसन में. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. कुछ अंडरलाइंस मैंने की है, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, तो आप ध्यान दीजिएगा. समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज. कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Okay, why do you do this? तुम ये क्यों करते हो? I ask साहिब. मैंने साहिब से पूछा. I यहाँ पे अनीस है और साहिब जो है एक बच्चा है छोटा सा, जहाँ whom I encounter, जहाँ मैं उसे मिलती हूँ, in the morning, every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मेरे ही पड़ोस में वो क्या करता रहता है? गोल्ड की, कचरे के अंदर गोल्ड की खोजबीन करता रहता है. गोल्ड मीन्स व्हाट? गोल्ड उनके लिए क्या है? जो गार्बेज में से जो ऐसी चीज मिल जाती है जिनको बेचकर पैसे मिलते हैं, उनके लिए वो गोल्ड है. रियल गोल्ड नहीं मिलता वहां पे. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने काफी समय पहले अपना घर छोड़ दिया. सेट अमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. कहाँ रहता था वो? ग्रीन फील्ड, हरे खेतों के बीच में. कहाँ पे? ढाका में. वेयर इज ढाका? ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. ओके, बांग्लादेश आउट ऑफ द इंडिया. कई बच्चों को पता नहीं होता आउट कंट्रीज के बारे में. तो बांग्लादेश एक देश है जिसकी राजधानी है ढाका. His home is not even a distant memory. अब उसका जो घर है उसकी distant memory भी नहीं है, काफी कुछ भूल चुका है. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. क्या उसकी माता क्या कहती है साहिब की? कि उनके जो खेत थे उनको बहुत बड़ा तूफान आया और बाढ़ आई, उसमें वो बह गए. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी, एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी. और क्या ढूंढने के लिए आ गए? गोल्ड, सोना ढूंढने के लिए आ गए. मीन्स वही कचरा ढूंढने के लिए आ गए बड़े शहर में जहां पर अब वो रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. अब वो धीरे से क्या बोला उसने? कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ भी नहीं है करने के लिए. गो टू स्कूल, आई से क्लेवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. ओके, अनीस जूंग क्या कहती है उसको? कि स्कूल जाओ.
है ना। अब बड़ी उसने ये बात जल्दी से कह दी लापरवाही से अनीस ने उसको, लेकिन उसे अंदर से फील था कि उसकी जो आवाज है, उसकी जो एडवाइस है वो खोखली है। क्यों खोखली है? उसका साउंड, उसकी ध्वनि, उसके शब्द खोखले हैं, क्यों है? अनीस झूम के जब वो स्कूल जाने के लिए कहती, क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बने। गवर्नमेंट्स ने स्कूल खोल रखे हैं, लेकिन ये ऐसे गरीबी के कुचक्र में फंसे हुए हैं ये बच्चे की उन गवर्नमेंट्स जो फ्री स्कूल्स हैं उनमें भी ये नहीं जा सकते। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहिब का क्या आंसर होता है? जहां वो रहता है, जिस जगह पे, वहां उसके आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वो बना देंगे मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ पे वो कौन है बना देंगे? वो कौन है यहाँ पे? यहाँ वो लोग हैं जो इन गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। ओके, मोस्टली द लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब उसने मजाक में क्या कह दिया? अगर मैं स्कूल शुरू करूंगी क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने कहा हाँ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद साहिब जो है उसकी ओर भागता हुआ आया और उसने क्या पूछा? इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? वो क्या आंसर देती है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. Okay. अब अनीस का आंसर क्या देती है कि स्कूल बनने में टाइम लगेगा, टाइम लगता है थोड़ा। आई से एम्बेरस, अब उसको काफी शर्मिंदा फील हुआ क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था उसका कोई मतलब नहीं था, उसने तो बोल दिया था बस। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन जिस तरीके से अनीस जोंग ने प्रॉमिस किया, ऐसे कई लोग आते हैं उनसे प्रॉमिस करते हैं इस ब्लीक वर्ल्ड में। ब्लीक वर्ल्ड मतलब इस अंधेरे संसार में, नीरस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे गरीब लोगों को आके मीठी मीठी बातें करके फंसाते हैं, काम निकाल कर चले जाते हैं। After months of knowing him, I ask him his name, Saib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद उसने उसका नाम पूछा अनीस जूंग ने इस बच्चे से, तो उसका पूरा नाम क्या था? साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। उसे नहीं पता था कि उसके नाम का अर्थ क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ओके, अगर उसे पता होता तो क्या है उसका नाम मीनिंग? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का भगवान। ओके, साहिब आलम का मतलब ये है किंग, लॉर्ड, भगवान। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? ओके, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और इसको ये विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी। Unaware of what his name represented, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. तो अपने नाम के अर्थ से बेसुध उसे नहीं पता, और वो कहाँ है? गलियों में, रोडों पे अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है नंगे पाँव, जो मॉर्निंग में पक्षियों की तरह तो दिखते हैं बाहर निकलते हुए, लेकिन दिन में होते होते वो गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कचरा बीनने वाले बच्चे निकलते हैं वो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ कम होती है, धूप नहीं होती है। जैसे ही दिन की धूप निकलने लगती है, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों के बाद उसे वो उसको पहचानने लगे। व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। सॉरी, ओके, तो तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? उसने उसे पूछा। My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply. क्या कहा उसने? मेरी मदर जो है उस चप्पल को ऊपर रख दिया, वो नीचे उतार के नहीं देती, शेल्फ के ऊपर रख दिया है उसने। Even if she did, he will throw them off. He will, okay, throw them off. अगर वो करती है, अगर वो चप्पल उतार के नीचे भी रख देती है तो वो उसको फेंक देंगे। ही कौन है? ही उसके फादर है, ठीक है, उसको बाहर फेंक देंगे वो। क्यों? एट्स अनदर हु इज वियरिंग, एट्स अनदर, किसी और बच्चे ने कहा, हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। ऐसे शूज पहन रखे हैं जिसने जो मैच नहीं करते, अलग अलग शूज दोनों। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। ओके, जब अनीस जुग ने कुछ कमेंट किया उसे तो अपने वो पैरों को घसीटने लगा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all of his life. अब तीसरा बच्चा क्या कहता है? मुझे जूते चाहिए। उसने अपनी लाइफ में कभी भी एक जूते की जोड़ी नहीं देखी है।
Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. Okay, तो कई इस देश में वो कई बार उसने यात्रा की है, तो उसने क्या देखा है, कई बच्चों को उसने ऐसा देखा है जो बिना चप्पल के बेयरफुट्स में नंगे पांव घूमते हैं, शहरों में भी और गाँव में भी. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. ओके, ये पैसों की कमी नहीं है, बट ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है अपने आप को नंगे पांव रखने की, और ये एक एक्सप्लेनेशन करती है. क्या एक्सप्लेन करती है ये? I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Simply, क्या एक्सप्लेन करता है? स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का स्तर, कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास पैसा, चप्पल खरीदने के भी पैसे हमारे पास नहीं है, इसलिए चप्पल नहीं पहनते. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है. क्या क्वेश्चन बनता है कि बच्चे बेयरफुट क्यों रहते हैं? इट इज द एक्सप्लेनेशन. ओके, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. ये ध्यान रखना है. I remember a story. A man from Udupi once told me as a young boy he would go. Okay, अनिस जो एक स्टोरी बता रही है कि उसे याद है, उडुपी एक जगह है जहां पर एक व्यक्ति था, उसने उसे ये कहानी बताई थी. As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. Okay, जो व्यक्ति कहानी सुना रहा है वही कह रहा है कि कई साल पहले जब वो छोटा बच्चा था, जब एक टेम्पल से वो वहां से गुजरता था, वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट. उस टेम्पल के अंदर उसके जो फादर थे वो पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. थोड़ी देर के लिए उस टेम्पल मंदिर में रुकता वो और भगवान से क्या मांगता? एक जोड़ी जूते. 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. 30 साल बाद अनिस जुम खुद उस विलेज में गई और उसने वहां क्या देखा? वो जो टेम्पल है वो कैसा हो चुका है? अब जर्जर हो चुका है. इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट. और उसके पीछे की तरफ एक नया पुजारी रहने आ गया है. देयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स. और वहां पे क्या रखी है? लाल और सफेद कलर की प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई है. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म. और वहां एक छोटा बच्चा बैठा है जिसने ग्रे कलर की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज. और उसने जूते और मोजे भी पहने हैं. अराइव पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. और हाफता हुआ वो बच्चा पहुंचता है और उसके कंधे से स्कूल बैग को उतार के वो बेड पे डाल देता है. लुकिंग एट द बॉय I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. जब उस बच्चे को ऐसे अनिस जूम ने देखा तब उसको वो कहानी याद आ गई कि एक और बच्चा था कि जिसने भगवान से, देवी से प्रार्थना की थी जूतों के लिए, और वो प्रार्थना अब पूरी हो गई है कि पुजारी के बच्चे को जूते मिल गए. हालांकि उसको नहीं मिले, वो तो बड़ा हो गया, लेकिन किसी और को तो मिल गए. लेट मी नेवर लॉस देम, द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर. ओके, गॉडेस ने एट लास्ट उसकी प्रेयर सुन ली. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज. अब गरीब जो पुजारी होते हैं उनके बच्चे भी शूज पहनते हैं. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूजलेस. लेकिन जो रैग पिकर है, रैग पिकर मतलब कचरा बीनने वाले, अभी भी जो है, जो उसके पड़ोस में रहते हैं, वो शूलेस है, अभी भी उनके पास जूते नहीं है. ओके, मतलब समय देखो, 30 साल गुजर चुके हैं. जो कहानी अनिस जूम को किसी ने पुजारी की कहानी सुनाई थी, 30 साल गुजरने के बाद पुजारी के बच्चे के पास तो जूते आ गए, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे कचरे बीनने वाले हैं बच्चे जिनके पास अभी भी शूज नहीं है. मतलब इन 30 सालों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया इन द पॉवर्टी, गरीबी में. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. ओके, अब यहाँ ये जो पैराग्राफ है, एक डिस्क्रिप्शन है. किस चीज का डिस्क्रिप्शन है? कि जो रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले, आते कहाँ से, कहाँ रहते हैं, किस हालत में रहते हैं ये, तो इसका एक डिस्क्रिप्शन है ये. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. अब इसका जैसे जैसे कचरे बीनने वाले बच्चों से, जो जूते नहीं पहनते हैं, उनसे परिचय हुआ, तो वो कहाँ ले गए उसे? सीमापुरी. ये और जानना चाहती थी उसके बारे में, क्योंकि ये एक एडिटर है न्यूज़पेपर की. ओके, राइटर है, तो होता है ना, एडिटर जो होते हैं न्यूज़पेपर के, जो रिपोर्टर होते हैं, उनको और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की ललक होती है, तो वो भी सीमापुरी पहुंच गई है जो. अब प्लेस, अच्छा, वेयर इज सीमापुरी, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ द दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. मेटाफोरिकली. ओके, मेटाफोरिकली मतलब क्या कहें, बेसिकली दूर है किससे?
दिल्ली की सीमा पर है, सीमापुरी, इसलिए इसका शायद नाम सीमापुरी, और सिटी से काफी दूर है। ओके, फिजिकली काफी दूर है। दोज हु लिव, मेटाफोरिकली मतलब ये कि फिजिकली भी दूर है और एज अ तुलनात्मक रूप से भी दूर है। क्यों? क्योंकि दूर, एक दिल्ली जो है कितना एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट इसकी सीमा पर जो जगह है सीमापुरी, ठीक है, जितनी दूर है उससे उतनी ही ज्यादा पिछड़ी हुई भी है, गरीब लोग वहां रहते हैं इसलिए। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1970। अब सीमापुरी में कौन रहता है ये भी पूछना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स मतलब जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं भारत के अंदर, जो भारतीय नहीं है, और वो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। 1971 की लड़ाई में कुछ लोग यहाँ आ गए थे और वही सीमापुरी में रह रहे हैं। साहिब्स फैमिली इज अ साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम, और साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। अब सीमापुरी अब कैसा है? पहले उजाड़ था, सीमापुरी में कोई नहीं रहता था, जंगल टाइप में था। इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पे मड के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं विथ रूफ्स ऑफ टिन, जिसके ऊपर जो टिन और तारपोलिन की छत है। डिवाइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर सीवरेज लाइन का कोई दामोनिशान नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, नालियां नहीं है, और रनिंग वाटर भी वहां पर नहीं है। तो ये कंडीशन बताता है वहां की कि किस कंडीशन में वो रहते हैं। लिव 10,000 रैक पिकर्स। हाउ मच रैक पिकर्स डू दे लिव इन सीमापुरी? तो 10,000। ओके, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। 30 साल से बिना किसी पहचान के वहां रह रहे हैं, विदाउट परमिशन के बिना, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. But उनके पास राशन कार्ड है, और राशन कार्ड और उनका वोटर आईडी में भी नाम है, वोटर लिस्ट में, ठीक है, आईडीज बने हुए हैं उनके, और जो जिससे वो क्या खरीद लेते हैं? राशन का अनाज खरीद लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज कैसे बनी? जब ये बांग्लादेश के हैं तो इनके राशन कार्ड कैसे बन गए, इनकी वोटर लिस्ट में इनका नाम कैसे आ गया? तो सीधा सा कनेक्शन पता चल जाता है कि अगर वोटों की राजनीति है, वोट चाहिए, तो इनको इलीगल रूप से यहाँ के नागरिक दिखा दिया जाता है। और कुछ अनाज के पीछे, राशन के पीछे लालच में आकर ये लोग उन नेताओं को वोट दे देते हैं जिन्होंने इनकी आइडेंटिटी दी, इनको बनवाई। ओके, तो ये शोषण है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। ओके, आगे बात यहाँ पे कि खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है संघर्ष के लिए, जीने के लिए, ना कि पहचान कहीं की भी मिल जाए, सच्ची मिले या झूठी मिले, लेकिन खाना इम्पोर्टेंट है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Okay, यहाँ रहना उनके लिए ज्यादा अच्छा है, भूखे पेट, दर्द करते हुए पेट, रात को सोने से अच्छा है कि वो सॉरी एट द लास्ट ऑफ द डे, यानी नाइट में विदाउट स्टमक, एकिंग स्टमक, खाली पेट दर्द करता है, ठीक है, ऐसे सोने से अच्छा है कि ये लोग पेट भर के सीमापुरी में सो रहे हैं, ना कि उस जगह पे जहां उनके खेत खलियान थे लेकिन उनके पास अनाज नहीं था खाने के लिए। ठीक है, रहने की जगह थी उनके पास, खेत खलियान थे, लेकिन अनाज नहीं था, लेकिन वहां भूखे पेट सोते थे। तो उससे क्या अच्छा है कि वो भले ही गंदी सी जगह में रह रहे हैं, लेकिन उनको भरपेट तो नहीं, पर खाना उनको मिल रहा है। ओके, तो ये कॉन्ट्रास्ट है उनकी जगह के बारे में। See a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. ओके, तो ये आंसर उन लोगों ने दिया जब अनिल जी ने उनसे क्या पूछा कि उन्होंने उनके हरे भरे खेत खलियान और नदियों जैसी जगह उन्होंने क्यों छोड़ी। ठीक है, तो उन वुमेन्स ने जो फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने उसको ये जवाब दिया, ठीक है, कि भूखे पेट सोने से अच्छा है कि हम पेट भर के तो सो रहे हैं यहाँ पर। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. ओके, wherever, कहीं भी जहां भी उनको खाना मिलता है वहां ये अपने टेंट्स लगा लेते हैं और अस्थायी रूप से उनके घर वहां बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, वहां उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन द सर्वाइवल, और संघर्ष में वो उनके साथी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। ओके, सर्वाइवल इन द सीमापुरी, सीमापुरी के अंदर जो संघर्ष है उनका वो क्या है? रैग पिकिंग है, कचरा उठाना। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है सीमापुरी का।
थ्रू द इयर्स इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और ये धीरे धीरे कई सालों बीतने के बाद ये एक इनके लिए फाइन आर्ट बन जाता है। फाइन आर्ट बन जाता है मतलब एक कला हो जाती है इनके लिए कचरा बीनना, कि इनको किस तरह कचरा बीनना है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, क्या उनको ढूंढना है। ठीक है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। आगे एक्सप्लेनेशन, अभी तक हम शुरुआत में गोल्ड गोल्ड बात कर रहे थे, बट व्हाट इज गोल्ड? द रियल गोल्ड इज द गार्बेज, ये ध्यान रखना है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा? फॉर देम और फॉर द रैग पिकर्स, व्हाट डज गार्बेज मीन to the rag pickers? The garbage means to the rag pickers is gold, ये ध्यान रखना है। It is their daily bread, अब वही चीज उनके लिए डेली का खाना है, रोटी है। A roof over their heads, वही उनके सिर पर छत है। Even if it is a leaking roof, even if चाहे वो चूती हुई छत ही क्यों ना हो जिसमें से पानी चूता है, but for a child it is even more, लेकिन बच्चों के लिए गार्बेज थोड़ा कुछ और ज्यादा है। यू नो, बच्चा जब ढूंढता है इसमें कुछ तो उसको बहुत चीज सरप्राइजिंग मिलती है, तो उसके लिए उनके लिए थोड़ा सा और ज्यादा है बच्चों के लिए। क्या है? आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से। अब साहिब क्या कहते हैं? गार्बेज से उसे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और 10 का नोट भी मिल जाता है। हिज आईज लाइटिंग अप, ये बोलते हुए उसकी आंखें चमक रही है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन एंड हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। ओके, अब अनिस जून क्या कह रही है कि अगर एक दिन उसे कभी कचरे में चांदी का सिक्का मिल गया, तो क्या वो उसे ढूंढना छोड़ देगा, कचरा बीना छोड़ देगा, कचरे के अंदर सब ढूंढना छोड़ देगा वो? इट मीन्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ओके, तो इसलिए उन बच्चों के लिए सिल्वर कॉइन, रुपीज, ये बड़ी बात नहीं है, बट क्या है, वो स्क्राउजिंग करना नहीं छोड़ेंगे, उसको गार्बेज को खोजबीन करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि गार्बेज जो है उनके लिए एक सरप्राइजिंग चीज है। ठीक है, उनके लिए अलग है। पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है, बच्चों के लिए अलग है। बच्चों के लिए क्या है? रैप्ड इन अ वंडर, गार्बेज जो है आश्चर्य के अंदर लिपटी हुई चीजें हैं, जिसके अंदर वो खोजते हैं, जब उनको कई नई चीजें मिलती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है। ओके, फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए वो क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये संघर्ष का एक साधन है, जीने का एक साधन है कचरा उनके लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग हो गया। यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा। ओके, one winter morning I see Shahab standing by the fence gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. ओके, एक सर्दी के टाइम में सुबह की बात है जब अनिस जून ने साहिब को देखा कि वो एक लोहे के गेट पे के पास साइड में खड़ा हुआ था, और वहां पे नेबरहुड, उसके पड़ोस में एक क्लब था। ठीक है, वो क्या देख रहा था? दो यंग मैन जो है वो वाइट ड्रेस पहने हुए थे और वो टेनिस खेल रहे थे अंदर। आई लाइक द गेम, ही हम्स। साहिब क्या कहता? मुझे ये गेम पसंद है। कंटेन टू वॉच स्टैंडिंग द बिहाइंड द फेंस, और वो देखने में दूर से गेट के पीछे से देखने में उसको संतुष्ट था, खेलने में उसको इंटरेस्ट नहीं था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। जब कोई नहीं होता आसपास तब मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और जो यहाँ का गेट कीपर है वो मुझे इस गेट पर स्विंग भी करने देता है। स्विंग मतलब झूलने देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. अब साहिब ने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं व्हाइट कलर के, बट वो बहुत ही पुराने से है, और उसने जो शर्ट पहन रखी है उससे वो मैच भी डिस्कलर्ड है, उससे मतलब मैच नहीं करते उससे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. अब साहिब ये कहाँ से लाया? किसी रिच बॉय ने उसे फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था? क्योंकि उसके अंदर एक छेद हो गया था। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि साहिब के पास कहाँ से आए थे जूते। Does not bother him, और वो छेद जो है उसके लिए परेशानी का नहीं था। For one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true. ओके, किसी के लिए नंगे पैर रहने से है कि वो छेद वाला जूता ही पहन ले, और उसके लिए क्या है? ड्रीम कम ट्रू है, कि उसके लिए सपना सच होने जैसा है। ठीक है, उसको शूज मिल जाना। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा है तस बेसुध होके, वो उसकी आउट ऑफ रीच है। जूते तो उसकी रीच में आ गए, लेकिन गेम उसे
नहीं मिल सकता। वो गेम वो अच्छा तो लगता है पर वो बेचारा कभी खेल नहीं पाएगा। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो मिलती है उस साहेब से, नेक्स्ट और एक सुबह जब वो मिलती है उससे, तब वो कहाँ होता है, अपने रास्ते में एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है। मिल्क बूथ मतलब दूध की स्टॉल, और यू कैन से शॉप। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की केतली है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब वो क्या बता रहा है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ रोड के नीचे की तरफ। ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस, वहां उसको इशारे से बताता है आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। ये क्वेश्चन रिसेंटली आया है, 800 रुपीज। जो भी डेटा वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत पूछे जा रहे हैं 2 मार्क्स में, इसलिए आप लोग ध्यान रखो, कई बार रिपीट भी हो सकते हैं। ओके, तो अब वहां पे उसे कितना पेमेंट मिलता है, 800 रुपीज का, ऑल माई मील्स, खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब। अब सनी जू से क्या पूछ रही है, क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है। आई आस्क हिज फेस, आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और वो केयर फ्री लुक उसके फेस से चला गया है जो पहले था। केयर फ्री कैसे, गार्बेज में वो केयर फ्री थे, फ्री कहीं भी घूमना फिरना, लेकिन अब वो एक नौकर बन चुका है, किसी के अंडर में वो काम कर रहा है, वो अपने मन का मालिक नहीं है साहिब। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. स्टील कैनिस्टर जो है वो भारी है, किसकी तुलना में, प्लास्टिक बैग की तुलना में। जो गार्बेज बैग था जो उसके कंधे पे लटका रहता था वो हल्का था। क्यों हल्का था, कहने का मतलब यह है कि एज अ नौकर, एज अ सर्वेंट टी स्टॉल पे उसके ऊपर मालिक है, तो वो वही करेगा जो उसका मालिक उसे करेगा, बन चुका है ना, अब उसके ऊपर बोझ है। लेकिन जब वो रैक पिकर था तब वो बहुत फ्री था, कहीं पर भी आ जा सकता था, उसकी मर्जी हो वहां पे वो खड़ा रह सकता था, जैसे गेम देख लिया करता था, बात कर लिया करता था। ठीक है, तो वो लाइफ उसके लिए लाइट थी। अब जो उसकी लाइफ है वो हैवियर हो चुकी है। द बैग वॉज हिज। ओके, वो जो कचरे का बैग था वो उसका था, खुद का। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो केतली है वो उस व्यक्ति से बिलोंग करती है, ऐसे संबंध रखती है, वो ओन्स द टी शॉप, जिसकी वो दुकान है। शाहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। अब जो है साहेब वो खुद का मालिक नहीं है, स्वयं का मालिक अब वो नहीं है, अब वो एक नौकर बन चुका है। ओके, तो हमने यहाँ देखी रैक पिकर की कहानी, कचरा बीनने वाला किस तरीके से रहता है और उसकी लाइफ में किस तरह का चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ एक डिफरेंस बताया है। नेक्स्ट जो स्टोरी है एक अदर सिटी की है, एक अदर पर्सन की स्टोरी है, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो आप जो भी क्वेरीज है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। सो थैंक यू so much students, I hope you have enjoyed it.